स्वागत है आप सबका कहानियों के शहर में। तो मित्रों, मेरी आज की कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा मेरी कहानी को अपने दूसरे मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कन्या का नाम जब सुभाषिणी रखा गया था तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसके दो बड़ी बहनों के सुकेशिनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिणी। अब केवल उसे सुभा कहकर ही बुलाते हैं। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या सुभा माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुभा के सामने अब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं। किंतु स्वयं सुभा इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो, लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कोई भूल सकता है। माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती है। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है। सुभा के पिता वाणीकंठ तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है। सुभा को बोलने की जबान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य हैं और उसके ओष्ठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठते हैं। मुंह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही कोई भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती ही है, करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के समान। उन आंखों को उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंग भूमि ही मानना चाहिए। जीवाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता। उसके साथ कोई खेलता नहीं। वह नीरव दुपहिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांतवासिनी बनी रहती। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है, गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान। बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है, उसको तनिक भी आलस्य नहीं। वह अपनी इकहरी देह लिए दोनों छोरों की रक्षा करते हुए अपना काम करती जाती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध स्थापित हो गया है। दोनों ओर गांव है और वृक्षों की छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए बहुत ही प्रसन्नचित्त असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जा रही है। वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूस का ढेर, आम, कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं मालूम नहीं, पर काम धंधे से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती और दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते। गृहस्थ और पक्षी आराम करते। पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती। जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर सहसा भयानक निर्जन मूर्त धारण करता। तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती।
एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया। सुभाषिनी की कोई सहेली नहीं थी। गौ घर में 2 गायें हैं। एक का नाम है सरस्वती, दूसरी का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुख से उन गायों ने कभी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भली भांति पहचानती हैं। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती हैं। वह कभी उन पर लाड करती, कभी डांटती, कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती हैं। सुभाषिनी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौ घर जाया करती। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुभाषिनी की सहनशीलता और विषाद शांत चितवन को देखकर वे ना जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बनाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ सुभाषिनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वह उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तब सुभाषिनी की गर्म गोद में बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। और सुभाषिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ ठीक वैसा कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जिह्वा है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वह था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई काम काज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा सुविधा यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहें, पर बाहरी जनों के लिए वे प्रायः स्नेह पात्र होते हैं। कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने पर वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर पर एक आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांव में 2-4 निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है। काम धंधों में, हास परिहास में, और जहाँ कहीं भी एक आध की कमी देखी, वहीं वे चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी से कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के तीर बहुधा वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी की सबसे श्रेयकर माना जाता है, अतः प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिनी को सुभा कहते, किंतु प्रताप उनमें और भी स्नेह भरकर सुभा को सू कहकर पुकारता। सुभाषिनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे वह स्वयं अपने हाथ से लगा कर लाती, और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके मन में आता कि किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी कम आवश्यक व्यक्ति नहीं, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और वह न कुछ कर ही सकती थी।
तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती जिससे वह जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिससे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा, सू में यह करामात, मुझे क्या पता था। मान लो सुभाषिनी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रसाद में स्वर्ण जड़ित सैया पर कौन बैठी है और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे यह तो अपनी वाणीकंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है, सू, मेरी सू। आज मणियों से जड़ित, गंभीर, निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र जलपरी बनी बैठी है। तो क्या यह बात हो नहीं सकती? क्या यह नितांत असंभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रजा शून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाणीकंठ के घर पैदा हुई और इसीलिए वह आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार से आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती थी। सुभाषिनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मानो वह अपने आप को अनुभव कर रही है, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर के एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिर्वचनीय चेतना शक्ति से भर भर देता है। वह मानो अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। इधर कन्या के विवाह की चिंता से माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है। वाणीकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से हैं और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है। स्त्री पुरुष में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशवरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ गांव से बाहर परदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चलें। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतःकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर आया। भावी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती, पर वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इस बीच एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रेसू, मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है, तू विवाह करने कलकत्ते जा रही है, देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी की ओर ताकती और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। शुभा ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। वाणीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, सुबह उनके चरणों के पास जाकर बैठ गई और मुख की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढांढस और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कोपलों पर अश्रुओं की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुबह ग्वाल घर में अपनी चिर संगिनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बांह डालकर वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र अश्रुओं के बांध को रोक न सके। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटा कर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर माँ, मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों में पकड़े रख, कहीं मत विदा कर। कलकत्ते के एक किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लादकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया।
सुबह के दोनों नेत्र आंसुओं से गीले थे। नेत्र कहीं सूख न जाएं, इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में भी कुछ दर्द है, और फिर हिसाब लगा कर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वह आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए, और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति पछाह की ओर नौकरी करता था। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह अपनी पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। 1 सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थी, परंतु कोई उसे समझ न सका। अब वह चारों ओर निहारती रहती है। उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनि हो उठी, और सृष्टिकर्ता के सिवा कोई और उसे सुन ही नहीं सका। अब की बार उसका पति अपनी आँखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया था। तो यह कहानी बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।